इस कहानी की शुरुआत होती है मोरक्को के साउथ में मौजूद एक रेगिस्तान से, जहां पर दूर दूर तक फैला हुआ सूखा पहाड़ी इलाका और रेत दिखाई देती है। इसी सूखे और बंजर रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी रेव पार्टी चल रही होती है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं जो म्यूजिक की तेज धुन पर नाच रहे हैं। इन लोगों में हर तरह के लोग हैं, कुछ अजीब कपड़ों में हैं तो कुछ नशे की हालत में हैं। इस भीड़ के बीच हमें दो लोग दिखाई देते हैं जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लग रहे हैं, जिनके नाम लुइस और स्टेबिन है। ये दोनों बाप बेटा हैं। लुइस के चेहरे पर परेशानी है और वो किसी पार्टी के मूड में नहीं है। लुइस के हाथ में कुछ पोस्टर्स होते हैं। वो हर गुजरने वाले शख्स को वो पोस्टर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। दरअसल पोस्टर पर जिस लड़की की फोटो है उसका नाम मार है, जो लुइस की बेटी और स्टेबिन की बड़ी बहन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार पिछले 5 महीनों से गायब है और आखिरी बार उसे एक ऐसी ही रेव पार्टी में देखा गया था। लुइस इसी उम्मीद में यहाँ आया है कि शायद उसे अपनी बेटी का कोई सुराग मिल जाए। स्टेबिन अभी छोटा है, वो उस माहौल को समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो अपने फादर का साथ दे रहा है। ऊपर धूप बहुत तेज होती है लेकिन लुइस रुकता नहीं है। वो एक ग्रुप के पास जाता है जो वहाँ जमीन पर बैठे नशा कर रहे होते हैं। वो उन्हें फोटो दिखाता है लेकिन वो लोग नशे की हालत में धुत हैं और लुइस को इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग उसे गलत जवाब देते हैं तो कुछ लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन लुइस हिम्मत नहीं हारता। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़कर दूर तक लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। अब इसके बाद शाम होने लगती है। लुइस और स्टेबिन थक कर एक जगह खड़े होते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक रेवर्स के ग्रुप से होती है। इस ग्रुप में कुछ लड़के और लड़कियां हैं। ये लोग दिखने में थोड़े अलग लग रहे होते हैं। लुइस उन्हें मार्क की फोटो दिखाता है। इनमें से एक लड़की फोटो को ध्यान से देखती है। वो लुइस को बताते हैं कि उसने शायद इस लड़की को देखा है, लेकिन यहाँ नहीं। वो बताते हैं कि डेजर्ट के और भी अंदर मोरिटेनिया के बॉर्डर के पास एक और सीक्रेट रेव होने वाली है। ये एक बहुत बड़ी और आखिरी पार्टी होगी। वो कहते हैं कि हो सकता है कि मैं वहाँ गई हो क्योंकि वो पार्टी बहुत मशहूर है। ये सुनकर लुइस के मन में एक उम्मीद जागती है। तभी वहाँ पर कुछ हलचल शुरू होती है। पुलिस और मिलिट्री की गाड़ियाँ वहाँ आना शुरू हो जाती हैं। अनाउंसमेंट होती है कि ये पार्टी इलीगल है और सबको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। साथ ही रेडियो पर खबर आती है कि कंट्री में हालात खराब हो रहे हैं। इस कंट्री में सिविल वॉर शुरू हो चुकी है और अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मिलिशिया लोगों को वहाँ से निकालने के लिए जबरदस्ती करती है, लेकिन वो रेवर्स का ग्रुप पुलिस की बात नहीं मानते। वो फैसला करते हैं कि वो वापस शहर नहीं जाएंगे बल्कि आगे रेगिस्तान की तरफ जाएंगे उस सीक्रेट पार्टी के लिए। वो अपनी 2 बड़ी वैन्स में बैठते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। लुइस भी जल्दी से फैसला लेता है। वो सोचता है कि अगर मैर उस अगली पार्टी में है तो उसे भी वहाँ जाना होगा। लुइस अपनी पुरानी सी कॉम्पैक्ट वैन में स्टेबिन और उनके कुत्ते को बिठाता है। रेवर्स लुइस को समझाते हैं कि आगे का रास्ता खतरनाक है और वॉर जोन बन सकता है। वो कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, ये बच्चे के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन लुइस नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जाऊंगा। आखिरकार वो ग्रुप मान जाता है और लुइस उनके पीछे अपनी गाड़ी लगा लेता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें। अब इसके बाद ये तीनों गाड़ियां डेजर्ट के सुनसान रास्ते पर चल पड़ती हैं। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ सूखा और बंजर इलाका है। अब इसके बाद हमें गाड़ी के अंदर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टेबिन पीछे की सीट पर अपने कुत्ते के साथ बैठा है। रेडियो पर लगातार वॉर की खबरें आ रही होती हैं। खबर मिलती है कि बॉर्डर पर हमले शुरू हो गए हैं और हालात बहुत नाजुक हैं, लेकिन ये लोग दुनिया से कट चुके हैं। इनका मकसद सिर्फ उस पार्टी तक पहुंचना है। रास्ते में ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। रेवर्स का ग्रुप अपनी गाड़ियों से उतरता है। वो आपस में बातें करते और नशा करते हैं। लुइस उनसे थोड़ा दूर रहता है लेकिन उनके साथ खाना और फ्यूल शेयर करता है। यहाँ पर हमें टोमिन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। टोनिन का पैर कटा हुआ है। वो अपने कटे हुए पैर को यूज करके पपेट शो जैसा कुछ करता है और साथ ही गाना गाता है। स्टेबिन ये देखकर थोड़ा हैरान होता है। ये लोग अजीब है लेकिन बुरे नहीं। अब इनमें से एक लड़की जिसका नाम जेड है, वो लुइस से बात करती है और उसे थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हम सब किसी न किसी चीज की तलाश में हैं, लेकिन हकीकत में जिंदगी इसी का ही तो नाम है। अब इसके बाद सफर शुरू होता है। अब रास्ते में एक सूखी हुई नदी आती है जिसे इन्हें पार करना है। गाड़ियां मुश्किल से पथरीले रास्ते से गुजरती हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत खतरनाक दिखाया जाता है। ना पानी है ना कोई पेड़। एक जगह रात को कैंप लगाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं। रेवर्स लोग एक तरह का नशा ले रहे होते हैं। अब सुबह होती है तो लुइस देखता है कि उसका कुत्ता बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। वो उल्टियां कर रहा होता है और चल
नहीं पा रहा, जिसके बाद पता चलता है कि रेवर्स ने नशा करने के बाद जो गंदगी की थी कुत्ते ने गलती से उसे खा लिया था, क्योंकि उनके वेस्ट में उस नशे का असर था। तो इसी वजह से लुइस का कुत्ता बीमार हो गया है। इस बात पर लुइस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो ग्रुप के साथ मिलकर कुत्ते का इलाज करने की कोशिश करते हैं। जेड और बाकी लोग कुत्ते को पानी पिलाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। इस हादसे से लुइस और उस ग्रुप के बीच थोड़ी नजदीकी बढ़ती है, क्योंकि वो सब मिलकर उसके कुत्ते की मदद करते हैं। कुत्ता धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब इसके बाद सफर आगे बढ़ता है और अब रास्ता पहाड़ी हो जाता है। सड़क बहुत संकरी और कच्ची है। एक तरफ ऊंची पहाड़ी है और दूसरी तरफ गहरी खाई। आगे वाले रेवर्स की एक बड़ी वैन के टायर रेत और पत्थरों में बुरी तरह फंस जाते हैं। गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही होती। सब लोग अपनी गाड़ियों से उतरते हैं। लुइस भी अपनी वैन से उतरता है। स्टेबिन और कुत्ता लुइस की वैन के अंदर ही बैठे रहते हैं। अब लुइस और बाकी सब मिलकर उस फंसी हुई वैन को धक्का देने लगते हैं। ये सब काफी जोर लगाते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद वो वैन गड्ढे से निकल जाती है, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। लुइस भी राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी लुइस की नजर पीछे जाती है। उसकी अपनी वैन जिसमें स्टेबिन और पीपा बैठे हैं वो धीरे धीरे पीछे की तरफ लुढ़कने लगती है। ये देखकर लुइस घबरा जाता है। वो गाड़ी के पीछे भागता है। स्टेबिन अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी लॉक हो चुकी होती है। गाड़ी तेजी से पीछे जाती है और सीधा पहाड़ी के किनारे से नीचे गिर जाती है। लुइस किनारे तक भागकर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गाड़ी हजारों फीट नीचे खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाती है। एक बड़ा धमाका होता है और गाड़ी में आग नहीं लगती, लेकिन वो पूरी तरह क्रश्ड हो जाती है। यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। लुइस वहीं जमीन पर गिर जाता है। लुइस पूरी तरह से टूट जाता है। वो चीखता है, रोता है, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती। स्टेबिन और उसके कुत्ते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी रेवर्स भी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जिस बेटे के साथ वो अपनी बेटी को ढूंढने निकला था, अब वो बेटा भी उसके हाथ से चला गया। इस हादसे के बाद लुइस पूरी तरह टूट जाता है। वो गहरे सदमे में चला जाता है। वो ग्रुप से बात करना बंद कर देता है। ग्रुप के लोग कोशिश करते हैं कि नीचे जाकर बॉडीज को निकाल लें, लेकिन नीचे खाई बहुत गहरी है। वो समझ जाते हैं कि अब कोई जिंदा नहीं बचा। तब लुइस अचानक उठता है और बिना किसी डायरेक्शन के रेगिस्तान में पैदल चलना शुरू कर देता है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। धूप और गर्मी उस पर असर कर रही होती है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। स्टेफ और जेड अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे आते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लुइस उनसे दूर हटने को कहता है, लेकिन वो लोग उसे अकेला नहीं छोड़ते। वो जबरदस्ती लुइस को गाड़ी में बिठाते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। लुइस की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। बेटी गायब है और बेटा मर चुका है। रेवर्स का ग्रुप अब डिसाइड करता है कि वो वापस नहीं मुड़ सकते, क्योंकि पीछे वॉर जोन है और उनके पास फ्यूल बहुत कम है। उन्हें आगे ही बढ़ना होगा, शायद किसी बस्ती या मदद की तलाश में। रास्ते में एक चरवाहा दिखता है जो अपने ऊंटों के साथ जा रहा होता है। ये लोग मदद के लिए उसके पास गाड़ी रोकते हैं, लेकिन जैसे वो चरवाहा इन लोगों को और इनकी हालत को देखता है, वो बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। अब ये लोग रेगिस्तान में बिल्कुल अकेले रह गए हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और ये सब एक जगह रुकते हैं। माहौल बहुत भारी और दुखी होता है। जेड जो इस ग्रुप की मेन लड़की है, वो देखती है कि सब लोग खासकर लुइस गहरे सदमे में है। वो सोचती है कि इस दुख से डील करने का उनका अपना तरीका है, यानी म्यूजिक। जेड अपनी गाड़ी से बड़े लाउड स्पीकर्स निकालती है। वो जनरेटर स्टार्ट करती है और डेजर्ट के बीच तेज टेक्नो म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है। वो बाकी सबको कहती है कि उन्हें एक नशा लेना चाहिए ताकि वो इस दर्द को भुला सकें। शुरू में सब चुप रहते हैं, लेकिन फिर एक एक करके सब उसकी बात मानते हैं। यहाँ तक कि लुइस जो अब तक सबसे अलग था, वो भी इस अजीब सिचुएशन में शामिल हो जाता है। म्यूजिक की आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंज रही होती है। ये सीन बहुत ही अजीब होता है। एक तरफ मौत का दुख है और दूसरी तरफ तेज म्यूजिक। जेड, टोनिन और बाकी लोगों को न जाना शुरू करते हैं। वो आंखें बंद करके झूमते हुए रेगिस्तान में इधर उधर भटकने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। लुइस बस उन्हें देखता रहता है। उसका दिमाग अभी भी उस खाई में गिरे हुए अपने बेटे के पास है। जेड नाचते नाचते कैंप से थोड़ा दूर निकल जाती है। वो नशे में पूरी तरह मदहोश होती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस इलाके में ये लोग हैं वो एक पुराना माइन फील्ड है। वॉर की वजह से यहाँ जमीन के नीचे लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, जिसका इन लोगों को पता नहीं है। और जेड नाचते नाचते अनजाने में एक लैंड माइन के ऊपर पैर रख देती है। म्यूजिक के शोर में किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तब अचानक एक जोरदार धमाका होता है, जिससे जेड की पीठ के चिथड़े उड़ जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर बाकी सबका नशा टूट जाता है और वो उस तरफ देखते हैं। टोनिन जो जेड के करीब था और उसका दोस्त था, वो ये देखकर पागल हो जाता है। वो चीखता हुआ जेड की तरफ भागता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ माइंस हैं।
लेकिन टोनी किसी की बात नहीं सुनता। वो भागते हुए जाता है और जैसे ही वो जेट की बॉडी के पास पहुंचने वाला होता है तब उसका पैर दूसरी लैंडमाइन पर पड़ता है, जिसे टोनिन भी मारा जाता है। म्यूजिक अभी भी चल रहा होता है जो इस सीन को और भी भयानक बना देता है। ये देखकर बाकी लोग सुन पड़ जाते हैं। वो डर के मारे हिल भी नहीं पाते। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो मौत के मैदान में खड़े हैं। लुइस जो पहले ही अपने बेटे को खो चुका है वो अब इन नए लोगों को भी मरते हुए देख रहा है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जेड और टोनिन के बॉडी के टुकड़े वहाँ बिखरे हुए हैं। बचे हुए लोग वहाँ से हिलने की हिम्मत जुटाते हैं। वो बहुत ध्यान से एक एक कदम रखते हुए वहाँ से वापस गाड़ियों तक आते हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, ना उम्मीद, ना खुशी, ना कोई मंजिल। जिस पार्टी के लिए वो निकले थे वो बेमायनी लगती है। लुइस अपनी बेटी मार को ढूंढने निकला था, लेकिन उसने अपना बेटा, अपना कुत्ता और अब ये नए साथी खो दिए। आखिर में हम लुइस को देखते हैं। वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। उसके चेहरे पर अब दुख से ज्यादा एक खालीपन है। जिसके बाद लुइस गाड़ी में बैठता है और वो आगे बढ़ने का फैसला करता है या शायद वहीं रुकने का, ये क्लियर नहीं होता। इस सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।